पाकिस्तान क्रिकेट टीम आखिर किस तरह दोबारा से बेहतर हो सकती है, दोबारा कामयाबियों के ट्रैक पर चल सकती है। इसके लिए हमें जिम्बाब्वे और इंडिया के दरमियान खेली जाने वाली 5 T20 मैचेस की सीरीज़ को अगर मिसाल बना के सामने रखें तो बहुत सारे सवालात हमारे सामने आ जाएंगे। आजकल भारतीय टीम दुनिया क्रिकेट पर राज कर रही है, चाहे वनडे फॉर्मेट हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, हर फॉर्मेट में उनकी टीम मजबूत हो चुकी है। इसलिए हम इंडिया की ही मिसाल लेते हैं, थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं और कहाँ से हमारी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। अगर आपने ये हकीकत जानी है, यकीन करें अगर आपके जहन में किसी प्लेयर के बारे में बुग़्ज़ नहीं है तो ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं आपके सामने जो रियलिटी बताने जा रहा हूँ उसके बाद कोई अंधा ही होगा जो ये कहेगा कि नहीं जी ये ऐसा नहीं ऐसा है। पहली बात तो ये है कि शुभमन गिल जो कि इस सीरीज़ में भारत को लीड कर रहे थे, वो टॉप स्कोरर रहे अपनी टीम के। उनका स्ट्राइक रेट कितना था, ये एक बड़ा सवाल है। उनका स्ट्राइक रेट था 125.92, लगभग 126, 126, 130 से नीचे। अब क्या हुआ, शुभमन गिल ने इनिंग्स तामीर की, अपनी एक एंड से अपनी बैटिंग लाइन को सहारा दिया और दूसरे एंड से जो बाकी बैट्समैन थे उन्होंने तेज़ी से रन किए। जायसवाल का स्ट्राइक रेट लगभग 166 रहा और गैकवाड का स्ट्राइक रेट 158 रहा। अभिषेक शर्मा ने 174 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए और उसके अलावा जो सैमसन है 135 के लगभग स्ट्राइक रेट से और रिंकू सिंह ने 176 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए। तो ये होती है गेम अवेयरनेस या टीम प्लानिंग कि किस तरह क्रिकेट को आगे लेकर चलना है। अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें तो मैं सिर्फ पीछे ज़्यादा नहीं जाता, 2023 से अब तक बात कर लेता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही बैटर हैं जिनकी एवरेज 30 रन फ़ी इनिंग से ऊपर है। दूसरी जानब अगर हम भारत की बात करें तो इस अरसे में उनके लिए जितने भी बैटर्स हैं जिन्होंने कम से कम 300 रन किए हैं, उनमें मासिवा शुभमन गिल के किसी की एवरेज 30 से नीचे नहीं है और शुभमन गिल की एवरेज भी लगभग 30 है, क्योंकि 29.7 उनकी एवरेज रही है। ये आप कंपेयर करें कि अगर उनका एक प्लेयर थोड़ा स्लो खेलता है तो तमाम प्लेयर तेज़ खेलते हैं और अपनी टीम के लिए रन्स भी करते हैं। ये नहीं कि किसी की 8 की एवरेज है, किसी की 12 की, किसी की 18 की, ये नहीं है। किसी की एवरेज 30 से नीचे नहीं है। मैं ज़रा यहाँ पर पाकिस्तान के बैटर्स की कारकर्दगी बताता हूँ, उसके बाद भारत के बैटर्स की एवरेज और स्ट्राइक रेट बताता हूँ T20 फॉर्मेट में, जो कि 2023 से हैं। पाकिस्तान के बैटर्स में सिर्फ 2 ही हैं जिन्होंने इस अरसे में 500 रन की हद पार की है। बाबर आजम ने 790 रन किए हैं, 39.50 की एवरेज है, 134.81, लगभग 135 का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी 6 फिफ्टियाँ। और मोहम्मद रिजवान की जो एवरेज है वो 48 है, जो कि इस अरसे में पाकिस्तान के किसी भी बैटर की सबसे ज़्यादा एवरेज है। अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट 125.78 है, वही स्ट्राइक रेट है जो कि शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ में बनाया और 6 फिफ्टियाँ स्कोर की। यहाँ पर फ़खर जमान की जो एवरेज है वो 26.61 है, 145 का स्ट्राइक रेट रहा, 3 फिफ्टियाँ की हैं, जो कि बाबर आजम या फिर फ़खर जमान के मुकाबले में आधी हैं। लेकिन ओवरऑल फ़खर जमान की कारकर्दगी इसलिए काबिल कबूल है कि T20 फॉर्मेट में अगर आपकी एवरेज 25 से ऊपर है या 25 तक है और आपका स्ट्राइक रेट 140 प्लस है या 135 प्लस है, तो ये एक बेहतरीन बैट्समैन की निशानी होती है। इसलिए यहाँ पर फ़खर जमान की कारकर्दगी माजी करीब में जैसी रही हो, लेकिन 2023 से उनकी कारकर्दगी ख़ास तौर पर 2024 में बहुत अच्छी रही है, T20 वर्ल्ड कप 2024 को निकाल कर। इसके अलावा सैम अयूब 14 की एवरेज है, 122 का स्ट्राइक रेट, इफ्तिखार अहमद 18.93 यानी कि 19 रन फ़ी इनिंग से कम एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट, शादाब खान की 15 की एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट, इमाद वसीम 24 की एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट, उस्मान खान 14 की एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट, आज़म खान 9 की एवरेज और 138 का स्ट्राइक रेट। और 138 का स्ट्राइक रेट भी इसलिए है कि आयरलैंड के खिलाफ लगातार 2 इनिंग्स में छोटी इनिंग्स थी लेकिन तेज़ खेले थे, 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी। मोहम्मद नवाज़ 25 की एवरेज, 178 का स्ट्राइक रेट, लेकिन सिर्फ 3 इनिंग्स के लिए सिर्फ 50 रन किए हैं। और उसके अलावा जो बाकी बैट्समैन हैं,
खुशदिल शाह, ये बाकी वो प्लेयर्स हैं जो कि एशियन गेम्स में खेले हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेले, उसके बावजूद 11 की एवरेज है, 97 का इनका स्ट्राइक रेट है। आसिफ अली की 16 की एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट है। अब्दुल्ला शफीक का स्ट्राइक रेट 143 ज़रूर है, लेकिन उनकी एवरेज 8 रन फी इनिंग से भी नीचे है। यानी कि आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो कि बड़ी मुश्किल से 10-12 रन करके आउट हो जाते हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग उतना ही है। लेकिन हम तनकीद के ऊपर कर रहे हैं जो हमें औसतन हर मैच में 35 प्लस रन करके दे रहे हैं कि भाई रन्स भी इन लोगों ने करने हैं, स्ट्राइक रेट भी इन लोगों ने बेहतर करना है, इन दो बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है। बाकी जो 11 खिलाड़ी आते हैं, 9 खिलाड़ी आते हैं, ये तो बस खाना पूरी के लिए होते हैं। ये हमारी सोच है। और मैं कतन ये नहीं कहता कि बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उतने तेज़ हैं जितना कि दुनिया के बाकी ओपनर्स तेज़ हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें पाकिस्तान टीम को देखना है। हमने जॉस बुटलर को नहीं देखना, हमने रोहित शर्मा को नहीं देखना, हमने पहले ये देखना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। हाँ, अगर आपके पास इनसे बेहतर ऑप्शन है, जिसकी कारकर्दगी बेहतर है, आप उसको खिलाएं। कितने मौके दिए हैं सैम अयूब को, कितने मौके दिए हैं उस्मान खान को, कितने मौके दिए मोहम्मद हारिस को। ये तेज़ बैट्समैन है ना पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के या PSL के, तो क्या ये कामयाब रहे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके मुकाबले में अगर भारत की बात करें, सूर्या कुमार यादव 151 का स्ट्राइक रेट है। ये मैं 2023 से स्टेट्स बता रहा हूँ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 42 की एवरेज है। और जायसवाल की एवरेज लगभग 38 की है, 162 का स्ट्राइक रेट है। शुभमन गिल लगभग 30 की एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट है। गैकवर्ड की एवरेज 62 एवरेज है उनकी और 150 का स्ट्राइक रेट है। रिंकू सिंह की एवरेज 83 और 176 का स्ट्राइक रेट है। रोहित शर्मा 42 की उनकी एवरेज है और उनकी जो स्ट्राइक रेट है 160 प्लस है। तिलक वर्मा 33 की एवरेज है, 139.41 उनका स्ट्राइक रेट है। हार्दिक पांड्या 30 की एवरेज है और 125.28 का स्ट्राइक रेट है। शिवम डोबे 41.25 उनकी एवरेज है, 136.92 लगभग 137 का स्ट्राइक रेट है। इस तरह टीमें चलती हैं। इस तरह नहीं होती कि दो प्लेयर्स ने रन्स भी करने हैं, विकेट पर भी ठहरना है, तनकीद भी उनके ऊपर होनी है और स्ट्राइक रेट भी उनके ऊपर बात करनी है। ये फ़र्क है, ये हमारे माइंडसेट का फ़र्क है। ये चीज़ है, हमारे पास ऐसे कोई जहल किस्म के यूट्यूबर्स हैं या तजियाकार हैं या टीवी पर सिकंदर बख्त बैठते हैं, उसका काम ही एक है, एक प्लेयर को टारगेट करना है। यार बाबर आजम की जगह आप लाख और बंदे ले आओ, हमें कोई मसला नहीं है बाबर आजम, लेकिन आप उसका रिप्लेसमेंट तो बताओ कि इस प्लेयर की जो एवरेज है। इवन के शर्जील खान जब पाकिस्तान टीम में खेलते हैं तो उनकी जो एवरेज है और स्ट्राइक रेट क्या है। या फिर फ़खर जमान पाकिस्तान टीम के लिए जो आखिरी 2.5 साल एज ए ओपनर खेले, उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। सिर्फ 11 रन फी इनिंग्स की एवरेज और 109 का स्ट्राइक रेट था, एक भी 50 नहीं थी आखिरी 2.5 सालों में। अक्टूबर 2018 के बाद एज ए ओपनर वो एक भी 50 प्लस इनिंग्स नहीं खेल सके थे। ये तो फिर बाद में मोहम्मद रिजवान को, जब फ़खर जमान को बुखार हुआ, कोरोना के हालात थे, तो कोई और ऑप्शन नहीं था तो इनको एज ए ओपनर खिलाना पड़ा, वरना तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम तवातर के साथ फ़खर जमान को ट्राई किए जा रहे थे। तो अब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो यही हैं कि अपनी पहले माइंडसेट तैयार करें कि हमने टीम किस तरह लेकर चलनी है। फ़िलहाल आपके पास 2 ही परफॉर्मर हैं जो कि रन्स करके देख रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि इन्हीं दोनों की वजह से परफॉर्मेंस ख़राब होती है, तो आपने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ देख ली, ये दोनों खिलाड़ी नहीं थे और आप किस तरह बुरे पिटे। और एशियन गेम्स में जहाँ आपके बाकी प्लेयर्स खेले हैं, वहाँ पर बाबर आजम या रिजवान नहीं थे, वहाँ पाकिस्तान टीम हारी है, अफ़गानिस्तान से भी हारी है, इंडिया से भी हारी है। तो मसले की जो जड़ है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो बाकी 9 प्लेयर्स हैं एज ए बैट्समैन, वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। ये मेन चीज़ है। आप तवातर के साथ टीम बेहतर करें। अगर आपको लगता है कि कोई खिलाड़ी एज ए ओपनर या 1 डाउन पोजीशन पर ज़्यादा तेज़ खेल रहा है, ज़्यादा कारआमद है, तो आप बाबर आजम को बाहर कर दें। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात में जैसे जैसे मुझे तो समझ नहीं आती है कि इन लोगों का कीड़ा मरता क्यों नहीं है। जो सैम अयूब के बारे में कह कर यार ये सबसे बेस्ट है फार, और मोहम्मद हफीज़ ने इसीलिए तो ये सारा कुछ कहानी बनाई थी कि सैम अयूब आएगा, यूँ रन्स कर देगा, तो आएगा लग पता जाएगा, तो ये पता नहीं क्या क्या बातें हुई थी। देखें, सैम अयूब के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ, ना ही मोहम्मद हारिस के ख़िलाफ़,
लेकिन उनकी तकनीक के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अभी वो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में उतनी चालाक नहीं है जितना कि हरीफ बॉलर्स होते हैं, फौरी समझ जाते हैं। अगर फ़खर जमान के आप स्टेट्स देख लें एज ए ओपनर, तो वो बुरी तरह फ्लॉप होते रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पूरे कैरियर में एज ए ओपनर सिर्फ 4 T20 50 हैं और 4 में से 3 एक ही सीरीज़ में, जो कि जिम्बाब्वे में ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली गई थी, उसमें बनाई थी। उसके अलावा एक दौरा न्यूजीलैंड बनाई थी और 6 मैच सिर्फ हैं जिसमें वो 4 सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे, वरना पूरे कैरियर में वो कभी भी एक भी 50 नहीं बना सके एज ए ओपनर। ये हक़ायक़ हैं जो हमें समझना चाहिए, बजाय इसके कि गालम गलोच की बात करें, जी मैं उसकी फेवर करता हूँ, उसका तर्जमान हूँ। ये पता नहीं कैसे लोग हैं, कहाँ से उठ कर आए हैं। इतनी ज़्यादा आपके सामने हकीकत खोल के रख दी है कि ये स्टेट्स हैं, ये रिकॉर्ड है आपका। उसके बगैर, उसके अलावा भी अगर कुछ लोग फिर भी ऐसे कहते हैं तो फिर यही कह सकते हैं कि अब उनका कोई इलाज नहीं है।